सियासत आपका पैशन है या इमरान खान की मोहब्बत? पाकिस्तान की मोहब्बत। जिस वक्त जुबानी पीटियां इमरान खान है तमाम दीगर सियासी कायदीन से बेहतर है पाकिस्तान में सबसे बेहतर। कि वो इमरान खान जो पहले समझा जाता था एंटा एस्टैब्लिशमेंट वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट हुआ और 2014 के धरने के हवाले से कहते हैं कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने उनको भरपूर हिमायत की और ताकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनाई जाए। इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि अपने गोल पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, अपने गोल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किए जा सकते हैं। कैसे? तो गोल जो था वो क्या था, पाकिस्तान में चेंज लेकर आना। और चेंज जो है वो हुकूमत में आने के बाद उस वक्त ये समझा जाता था कि मुमकिन है कि हुकूमत में आने के बाद चेंज लाया जा सकता है, लेकिन ये एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं थी। 27वीं तरमीम आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसकी भरपूर मुखालफत की, लेकिन आपके नाकरीन एक सवाल उठाते हैं ये साहब कि आप लोगों ने मुखालफत में वोट नहीं डाला, बाइकआउट किया। उससे कहीं ना कहीं वो ये तासुर ले रहे हैं कि आप जो है शायद किसी को नाराज नहीं करते। हम जो है वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमसे राज़ी हो जाए। बाकी जिसने नाराज़ होना है नाराज़ हो जाए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सियासी इख्तलाफ होना चाहिए ना। जब अगर आप किसी की फैमिली पे डिस्कस करना शुरू करते हैं, किसी को आप दुश्मनाम तराजी शुरू करते हैं, मुखल्लिसात बकना शुरू करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे फिर? ये रिवायत किसने डाली? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाली? नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद आया 1996 में। तो उससे पहले टीडी टैक्सी कहना, नंगी खलीज तस्वीरें बांटना, खवातीन के ऊपर अटैक्स करना, फातिमा जिन्ना को उनके भाई के साथ उनके गैर शरई ताल्लुकात को जोड़ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों किया? इस मुल्क की तारीख में आप जाए पीछे जाएं, ये शुरू किसने किया? और जब भी इस तरह की कोई गलाजत, चाहे वो सोशल मीडिया पे आती है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आती है, उसके पीछे कौन होता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तज़मीन जावेद। क्रिएशन पर्सपेक्टिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो चाहता है कि डिस्कशंस हो तो वाइड डिस्कशंस हो, और इस डिस्कशंस के अंदर अगर आपको इख्तलाफ भी हो तो उसका इख्तलाफ का इजहार ये है कि आप आए और काउंटर इख्तलाफ रखिए और इल्म की बुनियाद पर रखिए। कोई भी नैरेटिव जो होता है, कोई भी बयानिया जो होता है, उसके एक काउंटर नैरेटिव होता है। और क्योंकि ये एक सोशल साइंसेस है जिसपे हम मोस्टली प्रोग्राम्स करते हैं अपने इंटरनेशनल अफेयर्स पे, पॉलिटिकल साइंसेस पे, करंट अफेयर्स पे, तो उसमें जो बयानिया बनता है, उसके पास जो दूसरा फ़रीक होता है, उसके दूसरा बयानिया भी होता है। आपके पास हक़ है इख्तिलाफ़ करने का, लेकिन आज कल मसला ये हो चुका है, इख्तिलाफ़ात जो होते हैं, वो ज़ातियात की हद तक चले आते हैं। उसकी शायद कुछ वजूहात भी हैं, ग़ालिबन बहुत से लोगों शिकवा शिकायतें हैं सिस्टम से कि उनके हुकूक पूरे नहीं किए जाते, उनके हुकूक को सल्ब किया जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रीवेंसेस बढ़ते जाते हैं और फिर लोग जो है, बहुत से हवालों से तल्ख़ हो जाते हैं। इस तल्ख़ी को ख़त्म करने के लिए कोशिश करनी चाहिए हम सबको एज़ एन ओपिनियन मेकर, एज़ एन एज़ अ पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी। तो आज जिस शख्सियत को मैंने मदऊ किया है, सियासी शख्सियत है, बहुत से हवालों से और बहुत अपना नाम बना रहे हैं सियासत के अंदर, और बहुत ही मुझे पर्सनली उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और द फैक्ट बिकॉज़ कोई इनके अंदर बनावट मुझे नज़र नहीं आई। और टाइम जो दिया, मैंने कहा उनको, जब मैंने कॉल की, "सर ये हमें पॉडकास्ट करना है, तो अगर आपको वक़्त मिल सके।" बिल्कुल मिल जाएगा वक़्त, और जिस टाइम पे हमारी कमिटमेंट हुई थी उसी टाइम पे वो आ गए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट करती हैं कि कितने लोग अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करते हैं। इस शख्सियत को मैंने मदऊ किया है, उनका नाम है अदील अहमद, और जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इन्होंने 2024 के इलेक्शंस कंटेस्ट किए थे। और उनके बकौल उनके जो फॉर्म 45 पे 88,000 वोट्स मिले थे, लेकिन दूसरी जो पार्टी से उनके थे, उनको उनके बकौल उनका ये इल्ज़ाम है वो जितवा दी। लेकिन बहरहाल ये इंजीनियर भी हैं बाय प्रोफ़ेशन। टीवी शोज़ पे आते हैं तो थोड़ा-सा प्रोवोकेटिव गुफ्तगू कर जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें हक़ बात करनी चाहिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अदील अहमद साहब। बहुत शुक्रिया अदील साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं थैंक आप? यू वेरी मच सर, आई एम वेरी हम्बल। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, आई एम वेरी हम्बल अबाउट योर केस। थैंक यू सो मच अदील साहब। ये बताइएगा, सियासत आपका पैशन है या इमरान खान की मोहब्बत है? पाकिस्तान की मोहब्बत। अच्छा। पाकिस्तान की मोहब्बत में हमें अगर पाकिस्तान में भी पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है कि इस पाकिस्तान में बराए नाम ही सही, लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसका हिस्सा बनकर आप चेंज ला सकते हैं। और उसका हिस्सा बनने के लिए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म चूज़ किया। इमरान खान साहब को सुनने, समझने, उन पर एक थॉरो रिसर्च करने के बाद उनका प्लेटफॉर्म जो है वो मैंने चूज़ की सियासत को। तो आपको ये लगता है कि इस वक़्त जो बानी पीटियाँ इमरान खान है, तमाम दीगर सियासी कायदीन से बेहतर है? पाकिस्तान में सबसे बेहतर है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ग्लोबल लीडर हैं वो, तो दुनिया में इस पाए के बहुत कम इस वक्त में, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दुनिया में जो है ही इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। और आपकी मुलाकातें हैं उनसे? आपकी कोई है? हमारी तो 2011 में एनईडी का जब मैं स्टूडेंट था, उस वक्त इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का प्लेटफॉर्म हमने जॉइन किया था।
तो उस वक़्त से हमारी मुलाकातें होती आ रही हैं। पहले इमरान खान साहब कराची तवातुर से आते थे और आईएसएफ से ख़ास तौर पर ख़ुसूसी उनकी नशिस्तें होती थी और हमें शर्फ़ हासिल है उनकी जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, उनकी जो इंस्पायरिंग गुफ्तगू है, उससे हमें मुस्तफ़ीद होने का शर्फ़ हासिल है। तो उस ज़माने से ही है मुलाकातें और फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो हमने सिंध असेंबली जी हाँ, मेंबर बना। जी। तो फिर गवर्नमेंट की मीटिंग्स में भी मुलाकातों का इत्तेफ़ाक हुआ, पार्टी मीटिंग में वो काफ़ी मुलाकात हुई। अच्छा, ये जो 2011 में आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आईएसएफ जॉइन की इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, ये वो वक़्त है कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तीसरी सियासी क़ुव्वत के तौर पे मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था या तालिबान 30 अक्टूबर जो लाहौर का जलसा हुआ था। उसके बाद हमने देखा पुराने लोग जो थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो 96 से चले हुए आ रहे थे, वो कहीं गायब हो गए, फिर बहुत से नए लोग आए, वो भी आए चले गए। आप अभी तक कायम क्यों हैं वहाँ पे? देखिए हम जिस ज़माने में आए 2011 की अगर मैं बात करूँ तो वो ज़माना था कि जब पीटीआई को कोई सीरियस नहीं लेता था सही है। और हमें इस तरह से लोग डिस्करेज करते थे कि ये कौम जो है कभी वोट डालने नहीं निकलेगी, लिहाजा इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म बनना इस सिस्टम में सही। मुमकिन नहीं है। और आपकी बात दुरुस्त है, 96 से हम चूँकि मैं बहुत छोटी उम्र का हूँ तो मुझे 2011 में मौका मिला जॉइन करने का, लेकिन 96 से जो लोग थे, काफ़ी सारे लोग आज भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो चले गए। ये एक लंबी स्ट्रगल होती है और जब एक लंबी स्ट्रगल होती है, एक लंबी रेस होती है, तो इंसान अपने हालात, वाक़यात और अपनी जो उसकी सिचुएशन होती है, उसके मुताबिक कुछ लोग उस लंबी रेस में आखिर तक का पार्टिसिपेट करने के काबिल होते हैं और कुछ बीच में ड्रॉप कर जाते हैं। तो नो वन टू ब्लेम, किसी को मारद इल्ज़ाम ठहराने की हमें ज़रूरत नहीं है। कोई लंबा दौड़ सकता है इस रेस में, कोई पहले ही इस रेस से निकल जाता है। सही। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज तक अल्लाह ने कायम रखा हुआ है। अब तो हम इसको एक हक और बातिल की एक जंग समझ को। नहीं, उसकी शायद कायम रहने की वजह शायद ये नहीं है कि अभी क्योंकि माशाल्लाह से जैसे आप 2018 में सिंध असेंबली के मेंबर बने, लेकिन अभी तक आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की या अब तो आप आ रहे हैं, बहुत सामने आ रहे हो, लेकिन उस वक़्त आप कोई सेंट्रल कमिटी में नहीं थे। आपको एक उम्मीद थी कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी, क्योंकि इमरान खान साहब उस ज़माने में कहते थे जब उनकी पार्टीज़ में दूसरे लोग आते थे, दूसरी पार्टियों से आते थे, वो कहते थे कि भाई मैं फरिश्ता तो नहीं ला सकता, मुझे इसी तरह के लोग लाने हैं। एक राय ये भी थी कि इमरान खान साहब को बिल्कुल एक फ्रेश क़यादत बनानी चाहिए, जैसे मुराद शरीफ साहब आए उसके ज़रिए से और बहुत से लोग आए। एक कहते हैं कि इसमें मिडल क्लास की जमात तो है, ये तो नज़र भी आता है, वोट भी पड़ रहा है। लेकिन ये जो मुझे बताएगा कि कहीं ये वजह नहीं है कि अभी आपको शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मरकज़ी हैसियत या मरकज़ी धारे में जो कि पंजाब की तहरीक-ए-इंसाफ को समझा जाता है, इस वजह से जो है आप थोड़ा-सा अभी बज़्ज़न नहीं हुए, आपको ये उम्मीद है कि कहीं न कहीं वो पोज़ीशन मुझे मिल जाएगी आगे जाके? लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आप ये कहें मिडल क्लास की, इसमें हर क्लास के लोग हैं। इसमें एलीट के भी लोग हैं। ठीक। हमारे जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, हमारे जो वोटर्स हैं, उसमें एलीट क्लास की भी बड़ी तादाद है। इसमें मिडल क्लास भी है, इसमें लोअर मिडल क्लास भी है। गरीब वो बेचारे सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वो से सपोर्टर्स हैं। और अगर आप ये कहें कि पंजाब को मरकज़ी हैसियत हासिल है तो मैं शायद थोड़ा-सा इससे डिसएग्री करूँ, क्योंकि कराची की जो लीडरशिप जितनी मरकज़ पे गई है, ओ तो कराची की लीडरशिप को भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बहुत अच्छी रिकग्निशन और मरकज़ी हैसियत जो है उसकी है। आज भी आप देख लें मरकज़ी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो है वो कराची से हैं। ये तो सब अच्छा, पाकिस्तान के सदर जो है वो कराची से रहे, फिर मिनिस्टर्स की बड़ी तादाद कराची से रही। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कराची से हैं। तो ये कहना तो मेरे ख़्याल से मैं शायद इससे एग्री ना करूँ कि कराची से मरकज़ी हैसियत नहीं मिलती। हमें बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कराची कराची के लोगों को। हाँ, अगर आप ये कहें कि मुझे, हाँ, ये आप कह सकते हैं, मैं इससे एग्री करता हूँ कि मैं पार्टी में इतना इम्पोर्टेंट आदमी नहीं हूँ। इमरान खान की नज़र में है आप? खान साहब बराह रास्त जानते तो हैं और उनसे काफ़ी इंटरेक्शंस रही हैं, ख़ास तौर से सही। मुख्तलिफ़ मौक़िफ़। हरियाणा में मिलने की कोशिश की आपने जाने की?
सलमान अकबर साहब से, क्योंकि आपकी मुलाकात हुई थी, तो आपने वहाँ दरख्वास्त नहीं की उनसे कि भाई मुझे भी मिलवाइए? वो हर दफ़ा हम रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं, बट हम इस बात को भी समझते हैं कि चूँकि जो मरकज़ी पॉलिसी मेकिंग और जो मरकज़ में ज़रूरत है जिन लोगों को मिलने की, उनको नहीं मिलने दिया जाता, सही है। तो हम ये इसरार करने की पोज़ीशन में नहीं होते। उन लोगों को ज़्यादा हक़ है मिलने का, जिन्होंने खान साहब से गाइडलाइंस लेनी है और जिन्होंने पार्टी पॉलिसी मुरतब करनी है, पार्टी चलानी है, तो उनको मौका मिल जाए तो ये बड़ी बात है। लिहाज़ा हम रिक्वेस्ट करते हैं, बट हम ये भी समझते हैं कि हमारा जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहरहाल इंटरेस्टिंग आपने अपनी तमाम एक स्ट्रगल बताई है। बिल्कुल आ जाते हैं जो मौजूदा जो सियासी मामलात हैं, इस पे आपसे मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। 27वीं तरमीम आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी भरपूर मुखालफत की, लेकिन आपके नाक़दीन एक सवाल उठाते हैं, दूसरा कि आप लोगों ने मुखालफत में वोट नहीं डाला, बायकॉट किया। उससे कहीं न कहीं वो ये तासुर ले रहे हैं कि आप जो हैं शायद किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। हमसे तो सारी दुनिया नाराज़ है। आप पाकिस्तान में नाम लें, कौन हमसे नाराज़ नहीं है। पाकिस्तान की माइटी एस्टैब्लिशमेंट जो 47 से इस मुल्क को चला रही है, अंधाधुंध चला रही है और तबाही के रास्ते पे चला रही है, वो हमसे नाराज़ हैं। पाकिस्तान का माइटी मीडिया, वो हमसे नाराज़ है। पाकिस्तान की तमाम दीगर सियासी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में, वो भी हमसे नाराज़ हैं। तो हम जो है वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमसे राज़ी हो जाए। बाकी जिसने नाराज़ होना है वो नाराज़ हो जाए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन ये जो मीडिया आपसे नाराज़ हुआ, एस्टेब्लिशमेंट आपसे नाराज़ हुई, दोस्त ही तो थे आपके। मेरा इस पे पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि कभी भी शुरू से ही हमारा कोई दोस्त नहीं रहा। अच्छा। वो एक नैरेटिव की हद तक तो दुरुस्त है बताने के लिए, और कुछ आप ये समझें कि थिएट्रिक्स तक तो ठीक है। बट अगर आप फैक्ट्स को स्टडी करें 2011 से ऑनवर्ड्स आप देखते रहें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को कंट्रोल करने के लिए जब ये पार्टी पामे अरूज पर आई तो अपने लोग शामिल किए गए। 2013 में भी हमारी बहुत सारी ऐसी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। कराची से हम बहुत सारी सीटें जीते थे, जो हमें नहीं दी गई, हमसे छीनी गई। उस वक्त भी हमें कंटेन किया गया। हमें हमें मैं नहीं समझता कि 2013 में हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे, बट एक मेजर ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे हम आ सकते। कितनी सीट्स में आपको फ़र्क पड़ा था 13 के इलेक्शंस में? मैं कराची में जिस हल्के से आज मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, एनए 232, ये उस ज़माने में पीएस 119 और एनए 254 था, नहीं 256 था ग़ालिबन। सही है। ज़ुबैर खान साहब इलेक्शन लड़े थे, 72,000 उनका, उनको जो फॉर्म के ऊपर काउंटेड वोट था वो 72,000। 72,000। सो इट्स अ ह्यूज वोट। अगर 13 का आप देखें तो 13 के हिसाब से भी बहुत बड़ा वोट था। फिर वो बेचारे 2-3 साल जंग लड़ते रहे अपने इस हलके की, और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, इसमें बोगस वोट्स भी जी, निकली, जी। इसमें तारीख है वो। रिगिंग भी निकली, बट हमें ये सीट दी नहीं गई। हम समझते हैं कि हम जीते हुए थे। गुलशन की सीट हम जीते हुए थे। इस तरह की और भी पाकिस्तान में दीगर सीटें हम जीते हुए थे जो हमें हरवाई। नहीं, यही हो जाएगा कि सर 4 हलकों की मैं आता हूँ इसके कहानी होगी। 13 के इलेक्शंस में आप ही कह रहे हैं कि कराची की हद तक तहरीक इंसाफ जीतने की मुँह बैठेगी। हो सकता है इमरान खान साहब को शायद, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का इंटरव्यू जो उन्होंने समर टीवी को दिया था, उसमें बहुत करीब थे वो इमरान खान साहब के, नदीम अली साहब को, और उसमें फरमाया था कि इमरान खान साहब वाज़ वेरी अपसेट आफ्टर 2013 इलेक्शंस, और उन्होंने फिर जहांगीर तरीन ने उनको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की कि देखिए, अगर आपको जीतना है इलेक्शंस को, तो फिर आपको इस निज़ाम को भी समझना होगा, उसके जो मोहरक़ात हैं। क्या इमरान खान की वहाँ से फिर स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हो गई कि वो इमरान खान जो पहले समझा जाता था कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, फिर वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गए, और 2014 के धरने के हवाले से कहते हैं कि उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट ने उनको भरपूर हिमायत की, और ताकि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत गिराई जाए? देखिए, मैं उसी चीज़ पे आ रहा था कि मैं ये समझता हूँ, मैं बल्कि यही बात कर रहा था कि 11 के बाद जब इमरान खान पॉपुलर हुए और इस्टेब्लिशमेंट को ये लगा कि अब इमरान खान का रास्ता रोकना शायद मुमकिन ना हो, तो उन्होंने अपने घोड़े शामिल किए इस तहरीक में, इमरान खान के करीब तक शामिल किए, और उन्होंने इमरान खान साहब का, आप कहें कि पर्सपेक्टिव या जो भी इन्फ्लुएंस कहें या जो भी कहें, पार्टी में ये बावर कराने में कामयाब हुए कि आपको इलेक्टेबल्स के साथ मिलकर इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाकर निज़ाम चेंज करना होगा।
तो खान साहब ये बात खुद भी तस्लीम करते हैं और काफ़ी मौक़ों पर उन्होंने ये बात तस्लीम की कि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि अपने गोल पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, अपने गोल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए जा सकते हैं। ऐसे ही तो गोल जो था वो क्या था, पाकिस्तान में चेंज लेकर आना। और चेंज जो है वो हुकूमत में आने के बाद उस वक़्त ये समझा जाता था कि मुमकिन है कि हुकूमत में आने के बाद चेंज लाया जा सकता है। तो उसके लिए हुकूमत बनाना ज़रूरी है और उसके लिए इलेक्टेबल्स को शामिल करना ज़रूरी है। बट मैं ये समझता हूँ कि ये एक हमारी एक लंबी जदोजहद का एक कंपोनेंट तो बन गया, लेकिन ये एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं थी। और और रियलाइजेशन है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में लोगों को। बिल्कुल है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि 2023-24 के लिए जो टिकट्स खान साहब ने दिए, वो ज़्यादातर नौजवानों को, ज़्यादातर आईएसएफ के लोगों को दिए। उन्होंने इलेक्टेबल्स की सियासत जो है उसको अकोमोडेट करने से कर नहीं, ये तो हकीकत है कि 24 के इलेक्शंस में आपकी पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एक अक्सरियत उन्होंने मिली को कि वो डिबेटेबल कंटेस्ट है, कितनी आपकी सीट्स है कितनी नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो तादाद 93 पे गालिबन रुकी थी जाके। और ये भी अनोखी बात है कि वो जो इलेक्शंस कंटेस्ट किए गए आपकी पार्टी की तरफ से वो भी जो आपसे बल्ले का जब निशान छीना गया, हर कैंडिडेट को एक अलग अलग जो था सिंबल अलॉट हुआ और लोगों ने याद करके आपको वोट डाले। ये क्या सिग्निफाई करता है? क्या इमरान खान की मोहब्बत थी उनके दिलों में या कुछ और मामलात थे? देखें, कौम के शऊर का एक उससे गुज़र रही है कौम। और अब ये रियलाइज़ेशन आ गई है कौम के अंदर कि इस निज़ाम को चैलेंज करने वाला जो है वो सिर्फ़ एक इमरान खान है इस सिस्टम में। और इमरान खान साहब जो 2007-8 का आप नसीम ज़हरा साहिबा का एक शो देखें जिसमें खान साहब ने कहा था, जब मैं इन सब पे हाथ डालूँगा कि ये सब इकट्ठे हो जाएँगे। हाँ, इनकी प्रोफेसी है, वो मशहूर प्रोफेसी। जी। और पीपल्स पार्टी दोनों की बात की तो नसीम ज़हरा साहिबा उस वक़्त हैरान हो गई था और वो ये मानने को तैयार नहीं थी। और फिर कौम ने देखा कि किस तरह से जो है वो जब एहतसाब की बारी हकीकी मानों में जब एहतसाब की बारी आई तो सब इकट्ठे हो गए। सही। लेकिन कौम को ये अंदाज़ा था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें जो हैं ये आपस में इकट्ठी होंगी। ये अंदाज़ा नहीं था कि जब एहतसाब की बारी आएगी तो फ़ौज भी इकट्ठी हो जाएगी सबके साथ। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और सारी सियासी जमातें एहतसाब के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ी हुई। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के खिलाफ जो आप कह रहे हैं इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खड़ी जो वो हुई है, बाजवा साहब की तो पूरी सपोर्ट उनको रही है 3 साल, साढ़े 3 साल के अरसे में, यहाँ तक है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और इमरान खान साहब ने खुद ये बात कही थी कि हमने तो इनको एक्सटेंशन देने की भी बात की है उनको। क्या इख्तिलाफ की वजह गवर्नेंस के इश्यूज़ नहीं थे? गवर्नेंस के इश्यूज़ और बाजवा साहब का आप कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के हक़ में थे। शुरू में थे, बाद में इधर उनसे खिलाफ हुए। अगर आप समझते हैं कि वही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के पीछे वो वही थे, तो कहीं न कहीं इल्ज़ाम लगता है कि वो पंजाब। मैं ये समझता नहीं हूँ, अब तो ये साबित हो गया ना। अच्छा। अब तो ये साबित हो गया है। इसके बारे में आप इंटरनेशनल जो है वो साइफ़र के जो केबल का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो जारी हो चुका है। और नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ है? मुख्तलिफ़ लोगों की आप उस पे वो देख सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ऑर्केस्ट्रेट किया था। अभी जो रिसेंटली जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स लीक हुई हैं, ईमेल्स, उसमें भी यही 2018 में लिखा हुआ था कि इमरान खान एक खतरनाक आदमी है। तो इसका बाजवा से क्या लिंक बनता है? एस्टेब्लिशमेंट से क्या लिंक बनता है? एस्टेब्लिशमेंट से लिंक बनता है क्योंकि उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया ना पूरा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो उन्होंने नहीं, आप ये ऑर्केस्ट्रेट। कह रहे हैं ना कि डिसाइफर हो गया, उसमें ये कैसे साबित हो रहा है कि मिलिट्री इन्वॉल्व थी उसके अंदर, एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी? एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अमेरिका का, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को ये कहता है कि आप इमरान खान को हटाओ थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये तो लिखा हुआ है ना साहिब। ये नहीं लिखा हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है कि कंसर्न है उनको कि रूस के साथ मामलात थे पाकिस्तान के हवाले से, उसमें और उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें ये ऑब्जेक्शन है कि पाकिस्तान रूस के करीब ना जाए। फिर उसको इमरान खान साहब इल्ज़ाम ये लगता है, इल्ज़ाम की हद तक है कि उसको बयानिया उन्होंने ऐसा बनाया कि जिससे ये लगे लोगों को कि ये जो है अमेरिका मुझे हटाना चाहता है। नहीं, ये नहीं है। वो साइफ़र जो है टॉप साइड न्यूज़ ने उसको इसकी ट्रांसक्रिप्ट को जारी किया है जिसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। उस ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक ये उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकालो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। ये ड्रॉप साइड ने क्लेम किया है। ये क्लेम नहीं किया, उन्होंने पूरी ट्रांसक्रिप्ट जारी की। अच्छा। और वो ट्रांसक्रिप्ट जो उन्होंने जारी की है उनका दावा ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर से ही किसी ने उनको दिया है। अच्छा।
तो उसको ना जो है वो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वहाँ के इस पे बल्कि उनकी हेयरिंग भी हुई थी, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बुलाया भी था अमेरिकन कांग्रेस में, और वहाँ पे भी उनसे यही हीट ऑफ साइड में ये अलबत्ता ज़रूर आया है कि जो यूरोपियन यूनियन ने जो इन्वेस्टिगेशंस किए इलेक्शन के हवाले से, तो उनको ये लगता है कि इलेक्शंस में कुछ आगे पीछे मामलात गए हैं। अलबत्ता वो रिपोर्ट अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो जारी नहीं कर रही है। उसका ट्रांसक्रिप्ट भी कहीं न कहीं अवेलेबल है और वो शेख वक़ास अकरम ने भी उसको शेयर किया था, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन, मैं इसको चेक करता हूँ, फिर इंशाल्लाह इस पे बात या आप करें। उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़िएगा। अच्छा, यूरोपीय यूनियन जो है वो अपनी रिपोर्ट जारी नहीं कर रही। 2 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए थे पाकिस्तान, एक यूरोपियन यूनियन के थे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, और एक और वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास है। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट। हाँ, कॉमनवेल्थ की बात कर रहा हूँ। कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है वो ड्रॉप साइड ने ये की है, और उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया कॉमनवेल्थ ने, और उन्होंने कहा हम तो इसको जारी करने वाले थे, सही है। और फिर उन्होंने जारी भी किया। और वो जो इलेक्शन रिपोर्ट है वो अगर देखी जाए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो यहाँ सब कुछ चला मीडिया पे और जो यहाँ इलेक्शंस में हुआ, वो सब उस रिपोर्ट के अंदर है। सवाल ये पैदा होता है कि 2 साल तक कॉमनवेल्थ ने वो रिपोर्ट क्यों दबाई? जो सवाल ये पैदा होता है कि यूरोपीय यूनियन ने अभी तक क्यों नहीं जारी की अपनी रिपोर्ट? इसका मतलब ये है कि वो यूरोपीय यूनियन जो पाकिस्तान को उस वक़्त डिमांड कर रहा था इमरान खान के दौर में कि आप कंडेम करें अ, उसके रशिया और यूक्रेन के वॉर को, कि रशिया ने जो है वो किया है, हमला किया है। वो यूरोपीय यूनियन जो पाकिस्तान में छोटी-मोटी हर किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर जो है वो तिलमिला जाता है और शोर करता है, वो आज तक वो इलेक्शन रिपोर्ट जारी नहीं कर रहा। पाकिस्तान में इतनी ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ेज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक इंटरनेशनल प्लान का हिस्सा होती हैं। और अब तो वो एप्स्टीन फाइल्स की वो जो ईमेल आई है उसमें भी यही लिखा है कि इमरान खान जो है वो अर्दोगान से और पुतिन से बड़ा ख़तरा है। अजी साहब, ये तो हमारे क्लियर है, ये तो आप एक बयानिया आपकी जमात बना रही है ना, लेकिन कहीं न कहीं बयानिए जो बनते हैं वो अफ़साने भी तो हो सकते हैं। ये तो आप एक तहम्मुल का इज़हार कर रहे हैं ना, एनालिसिस है ये। हमारे पास कोई ऐसा कुछ सबूत नहीं है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को एक थ्रेट समझती है, और जेफरी एप्स्टीन तो एक कारिंदा था। उसको तो साइडलाइन कर दिया उसी एस्टेब्लिशमेंट ने। जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, उसका जो लीक्ड ईमेल है जिसमें आप इसको इमरान खान साहब की तारीफ़ के तौर पे लेते हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर उसको इमरान खान साहब के ऊपर एक तनकीद के तौर पे देते हैं, क्योंकि एक ग़ज़नीन साहिबा हैं, उनके साथ भी उनकी तस्वीर मौजूद है, जिसमें कहा ये जाता है कि वो इल्ज़ाम लगता है कि इमरान खान साहब के बहुत करीब समझी जाती थी। तो वो उनकी जो है जेफरी एप्स्टीन साहब की गर्लफ्रेंड थी। तो ऐसे तो हम कोई भी डॉट्स कनेक्ट करके कोई नैरेटिव बना सकते हैं ना फिर तो। मैं डॉट्स कनेक्ट करके नैरेटिव नहीं बना रहा। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि तहरीरी तौर पर मौजूद हैं। सही। अगर मैं आपको कोई किसी की साथ तस्वीर आने पर मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करके बताऊँ तो आप मुझे कह सकते हैं कि मैं शायद कोई फ़िज़ूल लफ़्ज़ बातें कर रहा हूँ। बात ये है कि ये बयानिया इमरान खान के खिलाफ 96 से बनाया जा रहा है कि वो एक यहूदी एजेंट है। ये है, ये इस पे लोग बात करते हैं। 96 से ये बयानिया बनाया जा रहा है। आखिर में निकला क्या? जेफरी एप्स्टीन इमरान खान को वेस्ट के लिए पुतिन से और काम अर्दोग़ान नहीं से बड़ा करते। खतरा समझते सही हैं। है। हुँ। यहूदी एजेंट आप 30 सालों से इमरान खान को करार दे रहे हैं। आखिर में इज़राइल को तस्लीम आप कर रहे हो। तस्लीम तो नहीं किया। तो क्या किया है? तस्लीम तो नहीं किया सर। क्या की? बातचीत चल रही है। तस्लीम की बात है, फ़लस्तीन की, मतलब वो कह रहे हैं आईएसएफ इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स की हद तक की बातचीत चल रही है। फ़लस्तीन उसको मान रहा है? वहाँ फ़लस्तीन अथॉरिटी ने मान ली नहीं, ना। हमास ने नहीं माना, पैलेस्टीन अथॉरिटी ने मानी है ना। जो यूएन की रेज़ोल्यूशन जिसमें चाइना और रशिया ने वोट नहीं किया, तस्लीम किया है। एब्सटेन किया है, पाकिस्तान ने उसमें वोट किया है, फ़लस्तीन ने भी उसको रिजेक्ट किया है, हमास ने भी रिजेक्ट किया है। पैलेस्टीन अथॉरिटी का ये कहना है, क्योंकि उसकी तो ऑब्जर्वर स्टेटस है ना वहाँ। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है पहले दिन से, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान उस अपने ऑफ़िशियल मौक़िफ़ से पीछे हटा? नहीं हटा। वो क्या मौक़िफ़ है? वो मौक़िफ़ ये है कि हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते जब तक हमारा जो फ़लस्तीन की जो रियासत है हाँ, विद यरूशलेम एज़ कैपिटल, ठीक है। ये ना किया जाए। तो ये तो ये ये क्या नहीं, ये ये कोई ऐसा बयान है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अब इससे इन्हिराफ कर लिया है? कि टू स्टेट सॉल्यूशंस, मतलब ये तो टू स्टेट सॉल्यूशंस की बात इमरान खान साहब ने भी की है। उनकी तो वीडियोज़ मौजूद हैं, क्रेडिबल वीडियोज़ हैं। क्या अभी टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं जो स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स भेज रहे हैं? नहीं, फिर वो तो एक तो सिक्योरिटी मामलात है ना उसके अंदर, और अभी तक ये भी तय नहीं हुआ कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजेगी या नहीं भेजेगी। पाकिस्तान ने जिस यूएन की रेज़ोल्यूशन ने वोट किया है,
उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा? उस रेजोल्यूशन में ये लिखा हुआ ये है तो लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स की फोर्स होगी। हाँ ठीक है। पाकिस्तान ने इसको इसराइल के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया, इसका मतलब ये है कि इसराइल क्या कह रहा है? इसराइल कह रहा है हम फ़लस्तीन को एज़ अ स्टेट तस्लीम ही नहीं करते और आपने उनके इस मौक़िफ़ पे यूएन में वोट किया। उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हम मैसिव ब्लडशेड को रोकना चाहते हैं। हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे क्योंकि इस वक़्त देखें, बात ये है जो सियासी मोड़ें हैं या जिनके पास ताकत है, वो अमेरिका, इसराइल के पास है। बहुत सी मुस्लिम दुनिया भी खामोश है इस हवाले से। तो पाकिस्तान एक तरह से अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए से शायद ये कोशिश कर सकता है कि क्योंकि उसके अंदर उस रेज़ोल्यूशन के अंदर आप पढ़ें इनक्रेडिबल पाथवेज़ की बात की गई है, यानी ये कि उस फ़लस्तीनी रियासत के लिए कुछ राहें हमवार की जाएँगी गिवन कुछ प्री कंडीशंस मीट हो जाएँ, वो एक अलग बहस है। पॉइंट मेरा ये है दिल साहब, हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते ना कि पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट कर रहा। ये तो एक आपका एक तज्ज़िया है, जिसमें आप एक बयानिया बना रहे हैं, लेकिन शायद हकीकत कुछ और भी हो। ट्रम्प साहब के बयानात आपने नहीं सुने? वो क्या है? ट्रम्प साहब जब इनको खड़ा करके कह रहे हैं कि हम जो इज़राइल और हम जो फ़लस्तीन के लिए जो गज़ा की पट्टी जहाँ पे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स होगी और जिन उनको बिल्कुल डीवेपनाइज़ किया जाएगा और उन वहाँ पे जो है वो उनको डीवेपनाइज़ करने के बाद कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स के पास होगा। ठीक है। यानी फ़लस्तीनी आज़ादी से जीने का हक़ नहीं रखते होंगे। उसमें पहले दिन से पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ हैं। ये बयान उनका है? नहीं है? उनका ये बयान है कि पीस एफर्ट के लिए है, पीस एफर्ट्स के लिए। ये नहीं है, अच्छा, ये नहीं। मैं इस पे मैं स्केप्टिकल हूँ मैं इस बात पे, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, देख चुका हूँ। तो आप इसको इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स की बात की थी, पीस प्लान के ऊपर उन्होंने बात की, जिस पे बाय द वे आपको भी याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दी कि बहुत खुशी से उन्होंने ट्वीट कर दी। बाद में सागडर साहब ने उसको थोड़ा-सा बैक ट्रैक किया। उन्होंने कहा कि मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ रिपोर्ट हुई है। उन्होंने कहा कि जो हमने रुकावत दिए थे, वो तो ट्रम्प साहब ने शामिल ही नहीं किए। तो क्या फिर रिजेक्ट किया उस प्लान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। क्या ये किया वैलिड रिजेक्ट? ये वैलिड सवाल है। ये वैलिड प्लेइंग सवाल फॉर द गैलरी असेंबली में खड़े होके आप झूठ कह सकते हैं। ये वैलिड सवाल पाकिस्तानी कौम के सामने आके आप झूठ कह सकते हैं। लेकिन आप उनके सामने जाके ये नहीं कह सकते कि आपने जो नहीं, प्लान किया उसको दिस इज़ फेयर क्रिटिसिज्म, आई टोटली एग्री। सही है, फेयर क्रिटिसिज्म। बात ये है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो इतने सालों से ज़ुल्म हो रहा है, जो उनकी आपने नस्लकुशी की है, जो वहाँ आपने लाखों लोग शहीद कर दिए हैं, जो बच्चे अपाहज कर दिए हैं, जो बच्चे आपने यतीम कर दिए हैं, उसके बाद जो बचा-खुचा छोटा-मोटा हिस्सा रहा है, वहाँ आप ये कह रहे हैं कि यहाँ भी आपको आज़ादी से रहने का हक़ नहीं है। यहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स वो होगी, जो इज़राइल की मर्ज़ी की होगी, जिसको इज़राइल अप्रूव करेगा, वो फ़ोर्स वहाँ पर आएगी और वो डीवेपनाइज़ करेगी पूरे इलाके को। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इज़राइल का टोटल कंट्रोल। लेकिन अभी ये तो सेइंग इसको ये कहना कि वहाँ पे जो है पीस एफर्ट्स के लिए काम हो रहा है, ये आप अ अपनी दिल को तसल्ली देने के लिए तो ये काफ़ी है, बट इससे लोग बेवकूफ़ नहीं बनते। चलिए ठीक है, ये एक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पे ज़ाहिर बात है जब ये जाएगा अपलोड होगा और लोग इस पे अपना इज़हार करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती ये राय है कि इस वक़्त की जो डायनामिक्स चेंज हो रही हैं सियासत की और उसके हवाले से, एक इल्ज़ाम ये भी तो लगता है जुल्फ़िकार बुखारी साहब भी तो इसराइल चले गए थे, लेकिन शायद वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे गए थे। तो कहीं न कहीं लोगों ने वहाँ से भी डॉट्स कनेक्ट किए। मैं आप ये सोचते हैं दिल साहब कि सियासी मुखालफत में यहूदी एजेंट, इसराइली एजेंट, किसके एजेंट पता नहीं रॉ के एजेंट, इससे अगर हम अवॉइड करें और सिर्फ़ हम पॉलिसी पे क्रिटिसाइज़ करें, ये ज़्यादा बेहतर बात नहीं? मेरे ख़्याल से आपका ये बहुत बेहतर मशवरा है, ये अगर पाकिस्तान की फ़ौज को मशवरा दिया जाए कि सियासतदानों के ऊपर ये यहूदी एजेंट के इल्ज़ामात लगाना, इज़राइली एजेंट लगाना, रॉ के एजेंट का इल्ज़ाम लगाना, भारतीय फंडिंग का इल्ज़ाम लगाना, उनकी ख़वातीन को अटैक करना, उनके ऊपर ज़ाती अखलाक से घिरी हुई उन पे हमले करना, इससे अगर इज्तनाब किया जाए, तो ना सिर्फ़ पाकिस्तान की सियासत जो है वो पाक होगी, बल्कि हमारी जो कौम की अखलाकियात जो इस वक़्त तबाह होने की तरफ जा रही है, वो भी इससे जो है वो बेहतर होगी। लेकिन क्या पीटीआई के ट्रोल्स इल्ज़ामात इस तरह के नहीं लगाते? अगर जो आप कह रहे हैं कि वहाँ से भी इल्ज़ामात लगते हैं, तो क्या ट्रोल्स नहीं लगाते? मैंने तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया किसी पे। मैं तो आपको वो फैक्ट्स, वो चेन ऑफ इवेंट्स बता रहा हूँ कि आपने इमरान खान पे 30 साल से यहूदी एजेंट का इल्ज़ाम लगाते रहे आप, लेकिन आखिर में निकला क्या कि सबसे ज़्यादा इमरान खान को जो अपने लिए ख़तरा कहते हैं, वो वही लोग कह रहे हैं। इमरान खान को हुकूमत से निकालने में वही लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं।
उन्हीं के जो इंटरनेशनल हथियार हैं यूरोपीय यूनियन की सूरत में, कॉमनवेल्थ की सूरत में, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की सूरत में, वो इमरान खान के हक़ में इस्तेमाल नहीं हो रहे बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम उस एक आदमी को जेल में डालने के लिए, जेल में रखने के लिए, उसकी आवाज़ बंद करने के लिए, उसकी तस्वीर को मंज़र आम से हटाने के लिए, ये सारी कोशिशें उसी में हो रही हैं। तो अगर वो यहूदी एजेंट है, तो कहाँ है वो पावरफुल यहूदी लॉबी, वो इमरान खान को क्यों नहीं रिलीफ़ तो दे पा ये तो बिल्कुल जो भी कोई इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट है, किसी भी सियासी लीडर को किसी का एजेंट समझता है कि बिल्कुल एब्सर्ड बात है। मैं तो खुद ये ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा। आप ये कह रहे हैं ना कि आपकी बातों से मैं तासुर ये ले रहा हूँ कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पूरी इमरान खान साहब के खिलाफ है। आपने अभी भी इल्ज़ाम दोहरा दिया कि अमेरिका के नो कॉन्फिडेंस मोशन में अमेरिका ही था उस वक़्त जो आपने ज़ाहिर उनको हटाने में। लेकिन यही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोशिश करती है, अमेरिका के अंदर लॉबी करती है, फ़र्म्स को हायर करती है, अपने नैरेटिव को समझाने की कोशिश करती है। शहबाज़ गिल साहब, वो जो एक साहब आए हुए थे अमेरिकन ट्रम्प जो इलेक्शन से पहले, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उनको उन्होंने बार-बार जो है टैग किया एक्स के अंदर कि ये देखिए कि हमारे खिलाफ क्या ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है। आप चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब अमेरिका इमरान खान साहब के हक में बयान दें, तो आप पे भी तो ये इल्ज़ाम लग सकता है कि अगर आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं कि आपके खिलाफ है, आप उसी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ अप्रोच हुआ कर रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को, अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को, बाकी दीगर वेस्ट को, पूरे के पूरे मगरिब को, जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम जमहूरी माशरे हैं, हम डेमोक्रेसीज़ को सपोर्ट करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ेस के ख़िलाफ़ स्टैंड लेते हैं, हम जो है वो आइन और कानून और जमहूरियत को जो भी पामाल करता है उसके ख़िलाफ़ हम स्टैंड लेते हैं। लेकिन जब वो अपने इन जमहूरी अक़दारों को पर पूरा नहीं उतरते और पाकिस्तान में होने वाली जमहूरियत के कत्ले-आम पर न सिर्फ़ ख़ामोशी इख्तियार करते हैं बल्कि सहूलतकारी करते हैं। जब वो पाकिस्तान में बदतरीन इंसानी हकूक़ की पामाली पर न सिर्फ़ ख़ामोशी इख्तियार करते हैं बल्कि उसकी सहूलतकारी करते हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उन्हें ये बावर नहीं कराना चाहिए, उन्हें ये याद नहीं दिलाना चाहिए कि आप अपने आप को जमहूर के चैंपियन कहते हैं, लेकिन आप सपोर्ट सबसे बड़े बदतरीन डिक्टेटर्स को करते हैं, सबसे जमहूरियत के दुश्मनों को आप सपोर्ट करते हैं, आप इंसानी हकूक़ की पामाली को सपोर्ट करते हैं। तो ये उनको, मैं ये समझता हूँ, ये उनको एहसास दिलाना या उनको टैग कर के या उनको ये जा के बताना, उसको आप लॉबिंग कहें, जो भी कहें, बंद कमरों में हमने कोई लॉबिंग नहीं की, बंद कमरों में हमने किसी के साथ कोई डील्स नहीं की, खुलेआम दुनिया के सामने उनको ये एहसास दिलाना, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई किसी किस्म की लॉबिंग नहीं कहलाती, बल्कि ये पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के हक़ में, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है, उसको रोकने के लिए ये जो एफ़र्ट्स हैं, ये पाकिस्तान के हक़ हैं। तो आप उन्हीं से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं हम उनसे इंसाफ की मुतकाज़ी नहीं हैं। हम उन्हें सिर्फ़ ये याद दिला रहे हैं कि आप जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, लेकिन आप जमहूरियत को सपोर्ट नहीं करते। जमहूरियत को सपोर्ट नहीं करते। बहरहाल जमहूरियत कितनी पाकिस्तान के अंदर जो थी, आपकी पार्टी पे भी इल्ज़ाम लगता है कि 18 के इलेक्शंस के बाद खुद इमरान खान साहब का ये बयान है कि हमें लॉ मेकर्स को कहना पड़ता था कि भाई आ जाओ, और एजेंसियों से हेल्प लेनी पड़ती थी सर। ये भी तो तारीख़ का एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो जमहूरियत आपके दौर में मज़बूत थी बहुत। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी मज़बूत रही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जमहूरियत को मज़बूत करने का जो स्ट्रगल है उसको हम तर्क कर दें। नहीं, इसको ये मतलब हमें वो स्ट्रगल जो है वो अपनी जारी रखनी है। पाकिस्तान ने ज नहीं, इस बयान का आप क्या करेंगे जब इमरान खान साहब ने खुद कहा कि हमने एजेंसियों से हेल्प ली, कि लॉ मेकर्स जो किसी भी वोट के हवाले से, कोई किसी कानून पे वोट लेने के लिए, कोई नहीं आना चाह रहा था, कोई वोट नहीं डालना चाह रहा था, कोई आपके इत्तेहादी आपसे नाराज़ थे, तो शायद जनरल फैज़ हमीद साहब से इस तरह के मामलात नहीं होते थे। मुझे एग्ज़ैक्टली इमरान खान साहब का जो ये बयान आप जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। कि लेकिन ये पाकिस्तान में एक हकीकत है कि सेनेट से लेकर, सेनेट तो अपर हाउस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउस है। नेशनल असेंबली से लेकर, प्रोविंशियल से लेकर नीचे लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर्स तक को एजेंसियाँ फ़ोन करती हैं। ये पाकिस्तान की एक हकीकत है। आज भी करती हैं। और जब उन्हें अपने हक़ में कोई रैलीज़ निकलवानी हो, वो तब भी फ़ोन करती हैं। जब उन्हें अपना कोई वोट डलवाना हो असेंबली में, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट से पास करवाना हो, चाहे प्रोविंशियल से, चाहे नेशनल से, चाहे सेनेट से, तब भी फ़ोन करती हैं। ये पाकिस्तान की हकीकत है और इस ये जमहूरियत के ऊपर जो ये कब्ज़ा है, जिसे मैं कहता हूँ ऑक्युपाइड पाकिस्तान, इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ ही ये जद्दोजहद जो है ये इस वक़्त चल रही है। यानी 18 के इलेक्शंस में उमर अयूब साहब की अहलिया कंटेस्ट कर रही है। इमरान खान साहब ने वाज़ेह एक डायरेक्शन दी थी, जो करीमा खानम साहिबा ने हमें
मीडिया के लोगों को पता है कि उन्होंने कहा कि बाई इलेक्शंस में हम कंटेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप जितनी कमिटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, उनसे इस्तीफ़ा दें। इन 18 में इलेक्शंस क्या इसलिए नहीं लड़े जा रहे पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तहत क्योंकि वहाँ पे आपकी हुकूमत है कीपी की। तो जहाँ आपको लगता है कि वहाँ उसूल की बात शायद नहीं है, वहाँ हमें ईज़िली कामयाबी मिल जाएगी, तो वहाँ इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, पंजाब में आप नहीं कर रहे। तो मेरे ख़्याल से जो आप आवाम को जो बात बताते हैं हक़ की, इंसाफ़ की, हुसैनियत की, यज़ीदियत के ख़िलाफ़, तो सियासत में कहीं न कहीं फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है, आगे पीछे भी पड़ना पड़ता है। तो मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आवाम के सामने वही बात की जाए कि जो जज़्बातियत नहीं है, जो प्रैग्मैटिज़्म पे मबनी बात है। अगर इमरान खान साहब अगर ये दौर हाइब्रिड प्लस है, तो इमरान खान साहब का दौर भी तो हाइब्रिड था ना, तो इस मुल्क में यही सिस्टम अभी तक चलता हुआ आ रहा है और इस चीज़ को कि कुछ लोग एक्नॉलेज करते हैं ओपनली, कुछ लोग सीक्रेटली इसको एक्नॉलेज करते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, क्योंकि कहीं न कहीं आपके बयानात भी मौजूद हैं इमरान खान साहब के कि हम अगर पहले, अब तो नहीं है, अब तो वो बिल्कुल मुखालफत को कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की जा सकती है, तो ताकत तो आप लोग खुद दे रहे हैं ना उनको। देखिए 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि विदिन द सिस्टम आप इसी सिस्टम का हिस्सा बनकर आप इक़्तिदार में आएँ और फिर इसको चेंज करने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि सिस्टम से टकरा जाएँ और इसको टकरा कर जो है इसको पाश-पाश करके और एक मुतबादिल कोई नया सिस्टम खड़ा किया जाए। अगर पहला वाला जो प्रोसेस है उसको फ़ॉलो ना किया जाता, इस सिस्टम का हिस्सा बनकर कोशिश ना की जाती तमाम तर कि हम इस निज़ाम को अंदर से चेंज कर सकें जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए और इसको हम चेंज करके हम पाकिस्तान को बेहतर कर सकें और सीधा टकराया जाता, तो आपका क्या ख़्याल रहता है यार इस कौम मैं का किससे टकराया जाता? सिस्टम से? अच्छा, तो सिस्टम 2 से तरीके हैं ना, या तो आप इस सिस्टम के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट ये था कि नहीं, आप क्या सिस्टम से टकराने की कोशिश आप लोगों ने नहीं की? वो एक अलग बात है, लोग नहीं निकले ना आपके लिए। से वोट अगर आपको पड़ा है तो पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा लोग हमारे लिए निकले हैं। आप हाँ, मुझे बताएँ इलेक्शंस में आप बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं मैं 2022। इलेक्शन से बात नहीं कर रहा। हाँ, आप 10 मई 2022 से लेकर आज तक देखें, सबसे आज भी लोग नहीं थके, आज भी जब भी कॉल देते हैं इमरान खान साहब, लोग निकलते हैं। आज इमरान खान कॉल दें अडयाला की, इस्लामाबाद की, आप देखें कैसे लोग निकलते हैं। आप लोगों को गोलियाँ मारते हैं, उसके बावजूद लोग निकलते हैं। अच्छा। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप सिंबल्स भी ले लें और उसके बावजूद जो है वो लोग निशान ढूँढ-ढूँढ के ये तो हुआ 3 है, चौथाई अक्सरियत दे दें किसी लीडर को। 3/4 ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख़। सही है। तो सबसे ज़्यादा लोग तो हमारे मैं कहने का जो मकसद है, जो आपका सवाल था, वो ये था। ये अ, 18 में ये इलेक्शंस क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं सर, इसका तो जवाब दीजिए? ये पार्टी की मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं क्यों इस पे गलत बयानी करूँ। इमरान खान साहब का जो पहला हुक्म था कि इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है लेजिटिमेसी कि हम लेजिटिमेसी दे रहे हैं इस निज़ाम को अच्छा, और इसमें नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने तो सब बुरा नहीं मनाएगा एक बात में, डिस्कनेक्ट तो है ना फिर, कराची की लीडरशिप में और सेंट्रल लीडरशिप में। दोबारा डिस्कनेक्ट तो कंप्लीट करिए जी, ना। दोबारा जब इमरान खान साहब के पास मुलाकात के लिए मरकज़ी टीम गई, तो इमरान खान साहब ने कहा मेरा ख़्याल ये है, आप लोग जाएँ, पॉलिटिकल कमेटी में इसको डिस्कस करें अच्छा, और मेरे पास फिर इसका वो लेकर आएँ। उसके बाद जो है आपके सामने ही है कि इमरान खान साहब से मुलाकातों पे किस तरह से कदगन है, किस तरह से उनसे जो है आप देख लें कितने दिन हो गए उनसे मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जाती। तो जिस डिस्कनेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो हमारी वजह से नहीं है। वो उस वजह से है कि पॉलिटिकल लोगों को उनके जो दस्ते-रास्त लोग हैं उनसे उनको मिलने की इजाज़त ही नहीं दी जाती। तो नहीं आप जो इस पर फैसला बिल्कुल हतमी है कि इस पे इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाएँगे या नहीं, टीम पे दूसरी जगह पे कन्फ्यूजन है। पंजाब के अंदर तो मेरे इलेक्शंस ख्याल से ऑलरेडी चल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी को तो इख्तियार दिया था फैसले का, ये फिर उनका फैसला होगा। पॉलिटिकल कमिटीज़ पे अरीमा खानम साहिबा का कभी एतबार होता है, कभी नहीं होता है। अलीमा खानम साहिबा हिस्सा नहीं है पॉलिटिकल कमेटी की। नहीं तो है, लेकिन अपने ओपिनियन तो एक्सप्रेस करती हैं ना वो। बिल्कुल करती हैं, उनका हक है ओपिनियन एक्सप्रेस करना और उनका ओपिनियन इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैटर करता है क्योंकि कौम जो है वो उन पे एतबार करती है और इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई इमरान खान साहब के लिए खड़ा है तो वो उनकी बहनें खड़ी। तो बहरहाल इसमें एक तो राय ये है ना अदील साहब के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर की जो लीडरशिप है, वो बहुत डिवाइडेड भी कहीं न कहीं नज़र आती है। कोई कुछ किसी पे इल्ज़ाम इल्ज़ाम लगता है, कोई किसी का डाउट है, किसी पे ये इल्ज़ाम लगता है कि इमरान खान साहब के साथ कुछ सिंसेयर नहीं है।
तो हम किसके नैरेटिव को सही माने? अदीमा खानम साहिबा आके जब बात करती हैं बाहर, वो इमरान खान साहब का नैरेटिव है या वो जैक्स अकाउंट के इमरान खान साहब, अब वो भी नहीं पता कौन ऑपरेट कर रहा है, गालिबन आपको भी शायद नहीं होगा कौन ऑपरेट कर रहा है वो नैरेटिव सही माने या पॉलिटिकल कमिटीज़ या बहस गौहर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नैरेटिव है। अगर कोई इज़हार करता है जो अलीमा खानम साहिबा को शायद समझ में नहीं आता तो वो उससे इख्तिलाफ़ करती हैं, तो पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं, जो आप कह सकते हैं, वो अलीमा खानम साहिबा के साथ खड़े हो जाते हैं या शहबाज़ गिल साहब के साथ खड़े हो जाते हैं। एक हार्डलाइनर्स को हम सुने, मॉडरेटर्स को सुने, किसको सुने सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात पे इख्तिलाफ़ करता हूँ और कि आप जिन जिन पीटीआई के सोशल मीडिया यूज़र्स को आप ट्रोल्स कहते हैं, वो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे, सबसे समझदार, पॉलिटिकली ओपिनिएटेड लोग हैं। बस वो पॉलिटिकल जो उनका ओपिनियन है, वो सबसे ज़्यादा समझदारी के साथ वो उसको एक्सप्रेस करते हैं। उनको ट्रोल्स कहना मेरे ख़्याल से शायद मुनासिब ट्रोलिंग में इसलिए कहता हूँ सर, देखिए सियासी इख्तिलाफ़ करना कोई गलत चीज़ नहीं है। बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी एग्री करता हूँ, बहुत से हवालों से जैसे आपने एक फेक क्रिटिसिज़्म की कि अगर नुकात दे दिए, अमेरिका ने कबूल नहीं किए तो उस पे आपको ऑब्जेक्शन करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। लेकिन बात ये है कि सियासी इख्तिलाफ़ होना चाहिए ना, जब अगर आप किसी की फैमिली पे डिस्कस करना शुरू करते हैं, किसी को आप दुश्मन-तराज़ी शुरू करते हैं, मुख़ल्लिसात बकना शुरू करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे फिर? मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ आपकी पार्टी के अंदर कुछ कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं, दूसरी पार्टीज़ में भी ये है। तो ट्रोल्स ही कहा जाएगा ना उनको या नहीं कहा जाएगा? उनको क्या कहा जाएगा जो मुल्क के सबसे मकबूल और महबूब लीडर की अहलिया के ऊपर टीवी स्क्रीन्स के ऊपर 4-4 घंटे बैठकर तबर्रे करते हैं और घटिया तरीन गुफ्तगू करते हैं, उनको क्या कहा जाए? गलत है बिल्कुल, बिल्कुल गलत है। 100% गलत है। ये रिवायत किसने डाली? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाली? नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद आया 1996 में। तो उससे पहले पीली टैक्सी कहना, गलत है बिल्कुल। नंगी खलीस तस्वीरें बाँटना, लेकिन 2 रॉन्ग कैन नॉट मेक 1 राइट ना सर। लोगों ख़वातीन के ऊपर अटैक्स करना, फ़ातिमा जिन्ना को उनके भाई के साथ उनके गैर शरई ताल्लुकात को जोड़ना, इसके बारे में वो करना, प्रोपेगेंडा करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं किया। इस मुल्क की तारीख़ में आप जाएँ पीछे जाएँ, ये शुरू किसने किया? और जब भी इस तरह की कोई ग़लाज़त, चाहे वो सोशल मीडिया पे आती है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आती है, उसके पीछे कौन होता है? तो बाकी जो कौम के लोग होते हैं, जब इस किस्म का कोई इश्यू जो है वो बनाया जाता है मेन स्ट्रीम में और उसमें फिर सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं वो अपना ओपिनियन या अपनी राय या अपना उस पे कमेंट्स वो करते हैं, तो हम ये तो भूल जाते हैं कि ये ऑर्केस्ट्रेट कौन कर रहा है। घंटों-घंटों सोशल मीडिया पे बैठ के बड़े-बड़े एंकर्स जब उस पे तबसरे करते हैं, उनको उनको जो है वो क्लीन चिट मिलती है और सोशल मीडिया यूज़र्स को जो है वो ट्रोल्स कहा जाता है। मेरे ख़्याल से चाहे ये जो भी करे, मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से ना खुद इस किस्म की किसी घटिया किरदार कुशी का वो करता हूँ, बल्कि मैं इसका सख्त खुद भी मुखालिफ हूँ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इससे वो अच्छी बात है, इज्तनाब करें। अच्छी बात है। डिसेंसी के अंदर लाखों वजह है इख्तिलाफ के, लाखों रीज़न्स हैं, इनकी करप्शन को एक्सपोज़ करें, इनकी इमोरालिटी को एक्सपोज़ करें, इनके जो आइन शिकनी है उसको एक्सपोज़ करें, इनकी कानून शिकनी को एक्सपोज़ करें, ये जो सिस्टम के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं उसको आप एक्सपोज़ करें। आप किसी की ज़ातियात पे ना जाएँ। ठीक है। मैं ये सबको तो दिस इज़ अ वेरी फेयर एडवाइस और और इमरान वेरी गुड एडवाइस। देखिए, बहुत सारी जगहों पे मैं ये सुनता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो है इन सबको बदतमीज़ किया है और इन सबको इस पे लगाया है। इमरान खान साहब की तो मैं आपको बाकायदा सोशल मीडिया के यूज़र्स के लिए वो पैगाम भी दे सकता हूँ। वीडियो पैगाम में उन्होंने जारी किया कि आपने जिस सूरत किसी के ऊपर ज़ाती अटैक्स नहीं करने। सोशल मीडिया के ऊपर आपने किसी पर ज़ाती अटैक्स नहीं करने। ये तो इमरान खान साहब की एक फरहान ज़िल साहब कौन थे सर? ऑन रिकॉर्ड जो है। फरहान विक साहब किसका आदमी था, किसने घुसाया था जहांगीर तरीन के साथ नत्थी करके। आज वो किसके साथ है, वो जिसका था उसके पास वापस चला गया। इस तरह के और भी छोटे-मोटे फरहान विक आज भी बैठे हुए हैं, घुसपैठिए जिन्हें हम कहते हैं, वो किसके कहने पे चलते हैं। इनके अगर आप अकाउंट्स के पीछे एनालिसिस करें तो आपको पता चल जाता है। इंटरेस्टिंग। बहरहाल मेरा ये कहना है कि इमरान खान साहब
का के वीडियो पैगामात मौजूद हैं कौम के लिए अच्छी वो सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए। और ये मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से भी आपको बता सकता हूँ कि जब हमारी आईएसएफ के प्लेटफॉर्म से इमरान खान साहब से मुलाकात होती थी, तो वो हमें एक ही नसीहत करते थे कि देखें, दुनिया में 3 किस्म की ताकतें हैं। एक है आपकी जिस्मानी ताकत को आप सबसे कमज़ोर ताकत समझें। दूसरी ताकत होती है अखलाकी क़ुव्वत उस जिस्मानी ताकत से कहीं बेहतर है। उसके बाद एक आती है ईमानी ताकत, सबसे मज़बूत ताकत ईमानी ताकत। उन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि आप अपनी अखलाकी क़ुव्वत के साथ लड़ें, आप अपनी ईमानी क़ुव्वत के साथ लड़ें। कभी भी कोई मुस्टंडा बनकर किसी पे हमलावर ना हो, कभी भी किसी के ऊपर ज़ाती अटैक्स ना करें। ये उनकी तालीमात का हिस्सा है जो वो हमें हमेशा देते नहीं, अच्छी बात है इमरान खान साहब का जो बात है, मेरे ख्याल से ये इमरान खान साहब की जो एक बादल्स का वो मेरे ख्याल से हिटलर के साथ कोई वो प्रोपेगेंडा मास्टर था, उसकी थ्योरी के ऊपर जो है ना, ये पाकिस्तानी रियासत भी अमल करती है और ये दीगर लोग हैं ये भी अमल करते दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट पॉइंट हैं। मैं आपकी बात मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कर लूँ इसमें। मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये इमरान खान साहब की ये बात तो बिल्कुल है, इन्होंने कभी भी खवातीन पर कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की है, सिवाय मरियम नवाज साहिबा के। मरियम नवाज़ साहिबा ने जिस किस्म की गलाज़त वाली गुफ्तगू इमरान खान के ख़िलाफ़ नेशनल टीवी के ऊपर रोज़ाना तवातुर से करती आ रही थी, तो उसके जवाब में अगर इमरान खान साहब ने उन्हें कुछ शर्म दिलाने के लिए कहा है, तो मैं नहीं समझता कि वो उन्होंने कोई एक सियासी जलसे में अगर वो ये कह रहे हैं कि तुम मेरा नाम बार-बार मत लिया करो, तुम्हारे खावंद को तुम पे शक हो जाएगा, क्या वो एक मुनासिब नशे पर ये नहीं कहा। कि दीजिए वो खुद देखा है मैंने इसमें बतान के अंदर 2022 शक हो जाएगा नहीं कहा था, उनकी स्टेटमेंट डिफरेंट थी सर क्या कि वो बुरा ना मान जाए। देखी तो बात है ये। आपने आगे पीछे लफ्ज़ कर दिए बस। ये मान जाए, इस तरह का उनकी स्टेटमेंट थी। लेकिन उससे पहले की जो उनकी जो गलाज़त है मरियम नवाज़ की, जो नेशनल टीवी के ऊपर इमरान खान को कभी हेरोइनची कहते हैं, कभी वो नशेई कहते हैं, कभी गलत है, बिल्कुल गलत, वो इमरान खान पर पर्सनल अटैक्स करते हैं, गलत है बिल्कुल। उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर, उनकी बीवी पर, उनकी अहलिया पर, उनकी जो उनको अटैक्स करते हैं आगे। तो अगर इमरान खान ने उसको रोकने के लिए उन्हें एक मशवरा दिया है कि आप मेरा नाम बार-बार ना लिया करें, मेरे ख्याल से ये उसमें नहीं आता किसी ज़ाती अटैक में। बहरहाल मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा था वो ये कर रहा था कि जो प्रोपेगेंडा इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ किया, ये वो खुद करते रहे। इन्होंने इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे और आखिर में सारे ये यहूदियों के आगे लेट गए। ये इमरान खान को जो है वो इमरान खान को ये कहते रहे कि नशेई है। ये खुद सारे रात की इनकी आप महफ़िलें देखें, सब नशेई हैं। किन की महफ़िलें देखो? जितने ये आपके साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जितने ये आजकल ताकत में लोग हैं, इन सब की आप देख लें, ये खुद जो काम करते हैं वो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। ये इमरान खान साहब को जो है वो कहते रहे कि इमरान खान वो लेकर आ रहे हैं अपना आर्मी चीफ़ लेकर आ रहे हैं और 10 साल का प्लान लेकर आ रहे हैं। ये खुद अपनी मर्ज़ी अपना आर्मी चीफ़ लेकर आए और उससे जो इन्होंने जराइम करवाए वो भी सबके सामने है। ये इमरान खान को कहते रहे कि ये इमरान खान प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहा है। खुद जो है वो वही अब बातें कर इमरान खान साहब नहीं जा रहे थे? प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं आप। नहीं, वो नहीं जा रहे थे। मेरे कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब ना उस वक़्त जा रहे थे, ना उन्होंने उस वक़्त की कोई ऐसी इंटेंशन उन्होंने शो की थी। फ्यूचर का मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो बताने का मकसद है कि वो जो गॉयबल्स वाला प्रोपेगेंडा है ना, कि जो काम आप खुद गलत करते हैं, वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दो और ठीक है। उठा दो। ये ये डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंस में एड होमिनम कहते हैं इसको, यानी ये कि किसी भी सियासी जमात के पास अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगता है, कोई बात होती है, कोई आपसे कोई इख्तिलाफ करता है, तो आप कहते हैं आप ही तो यही करते थे। गालिबन हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे इदरीस साहब। हम ये नहीं समझ पा रहे कि अगर नून लीग ने कुछ गलत किया तो पीटीआई भी अगर गलत कर रही है, या पीटीआई ने कुछ गलत किया, दूसरी भी गलत किया, तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने भी गलत किया था, तो हमने भी गलत किया। इस जैसे डेप्थ ट्रैप है उससे निकलने की ज़रूरत है, शायद इससे भी हमें निकलने की ज़रूरत है इदरीस साहब। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक कोशिश की मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस मुल्क को ठीक करने की। अगर आप उसको ये कहें कि वन पेज था, अगर आप उसको ये कहें कि वो मिले हुए थे, तो आप हक बजाने में कह सकते हैं। वो एक ऐसी कोशिश थी कि मुल्क को बेहतर करने के लिए इमरान खान भी ये समझता था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी ये समझती थी कि इनके चूँकि इनका पाकिस्तान के सिस्टम में इनका स्टेक है, इनका कंट्रोल है, इनकी जो कैपेसिटी है वो बाकी तमाम इदारों से बेहतर है, तो हम मिल के इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। बट इसमें नाकाम हुए इमरान खान भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेक नीयती के साथ मुल्क की बेहतरी करना चाहते थे,
सेकंड दूसरी जो पार्टी है वो शायद नहीं चाहती थी पाकिस्तान को ठीक करना। ये बेहतरी अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाते थे, तो ये बेहतरी आप मुल्क की तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर कर लीजिए। हम ये बारहा कह चुके हैं। नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, तो उनको भी तो वोट मिलते हैं, अगर कम मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मिलते तो हैं ना उनको भी वोट। तो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के फॉर्म की तरह एक और कुछ मुआयदा कर लीजिए कि आप अगर 5 साल के लिए इक़्तिदार में, हम आपको नहीं कराएँगे, या हम 5 साल के लिए इक़्तिदार में, हम आपको नहीं कराएँगे, जो दरवाज़े से कोई नहीं आए, आइए एन्जॉय करते हैं। पॉलिटिकल जमातों के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने में एक मसला है। क्या मसला? पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहती हैं कि जो लूट-मार है, चोरी है, उसके ऊपर बात ना की जाए। अच्छा, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई ज़ाती मसला नहीं है, ये इस मुल्क का मसला है, इस कौम का मसला। तो इस पर एहतसाब की जो बात है, इसके ऊपर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हों, जिस पर बाकी कोई जमातें इकट्ठी होने को तैयार नहीं। अगर एहतसाब के ऊपर पाक पाक मुल्क की सारी जमातें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इकट्ठी होती हैं, तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आज ही हो रहा है। इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन मलिक रियाज़ का तो राइट ऑफ आप लोगों ने खुद ही किया था ना, वो भी उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात थे, आपकी गवर्नमेंट ने किया था। अगर उनको वो राइट ऑफ किया जा सकता है, तो मुल्क के लार्जर ब्रॉडर कंसेंसस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने करप्शन की है, उनको भी आप नज़रअंदाज कर दीजिए। उनसे अगर आपकी बातचीत नहीं हो सकता, अगर इनसे बातचीत हो सकती है मलिक रियाज़ साहब से, तो उनको तो वोट मिलता है, उनका नैरेटिव, अगर चोर वो हैं, डाकू वो हैं, तो इलेक्शंस में कभी जीते भी हैं, कभी हारे भी हैं, तो अवाम में अभी भी कहीं न कहीं उनकी स्पेस है। हाँ, 24 के इलेक्शंस में आप कह सकते हैं कि तरीके साहब को सीटें इंडिपेंडेंट हैसियत पे ज़्यादा मिल गई हैं। लेकिन कहीं न कहीं इनकी एग्जिस्टेंस तो है ना, तो हमें अपने अवाम को के मतलब जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको इज़्ज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसी सिस्टम से आ रहे हैं ना वो भी। मलिक रियाज़ साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने राइट ऑफ नहीं किया, ना इमरान खान ने राइट ऑफ किया। उन्हें मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ किया, उन पे जुर्माना लगाया ठीक है। और उन्हें उस जुर्माने के बाद उनकी तमाम जो सरगर्मियाँ थी उसको लीगल करार देकर उनको इजाज़त दी गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई हमने डंडा पकड़ के किसी का एहतसाब तो नहीं करना, मुल्की इदारों ने करना है और मुल्क की गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर से इस रियासत है ना सर। मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने करना है। हमारा कहना ये है कि आप इस मुल्क के इदारों को आज़ाद करें, अच्छा इंडिपेंडेंट करें। फिर उस इंडिपेंडेंट इदारे में ख़्वाह हम खुद क्यों ना पिस जाएँ। हमने कुछ गलत किया है, तो वो इंडिपेंडेंट इदारे हमें भी पकड़ने की ताकत और सलाहियत रखते हैं। तो बताएँ इससे ज़्यादा फेयर नहीं, बात आपकी बात तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बात है, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं आप आपकी मुझे ये बताएँ। लेकिन जो जो हम तक जो इत्तलात आई, जो अखबारात में, जो मुस्तंद अखबारात में छपी है, मैं अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, जो 2019 दिसंबर में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, शहज़ाद अकबर साहब एक सील डॉक्यूमेंट लेके आए। उन्होंने कहा कि ये मैं खोल नहीं सकता, कैबिनेट मेंबर्स ने इस पर ऑब्जेक्ट किया, एतराज़ किया, हमें बताइए इसमें है क्या? इमरान खान साहब ने कहा नहीं हम नहीं बता सकते, कुछ 2 रियासतों के माबैन कुछ मामलात हैं, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ उसको अप्रूव किया गया। फिर बाद में ये पता चला कि वो पैसा जो मलिक रियाज़ साहब का था, जो पकड़ा गया एनसीए के ज़रिए से, वो पैसा जो रियासत पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, वो एडजस्टमेंट कर दी सुप्रीम कोर्ट के फ़ाइन के अंदर। तो और कहीं न कहीं इल्ज़ाम लगाया गया कि अलकायदा ट्रस्ट केस में को ज़मीन मिल गई। तो फिर ये क्या है? ये इख्तियारात का मिसयूज़ नहीं है फिर ये? मुझे अफ़सोस होता है कि वही सेम गॉबल्स वाला प्रोपेगेंडा जो झूठा प्रोपेगेंडा गढ़ के एक झूठा केस बनाया गया, जो केस फ़ारिग हो गया और जिसकी सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पब्लिक हैं और वो पूरा का पूरा केस जो है वो रिपोर्ट भी हुआ। उसमें आपने उसको प्रॉपर्ली जो है वो स्टडी नहीं किया और उसको उस तरह से प्रॉपर्ली आपने पेश नहीं किया। एनसीए का जो केस था 3 मरतबा तो इसका नाम चेंज हुआ है। अच्छा, पहले इसको एनसीए केस कहते रहे, अलकायदा ट्रस्ट केस कर दिए। फिर इसको 190 मिलियन पाउंड केस कहते रहे। उसके बाद नाम चेंज करके इसको अलकायदा ट्रस्ट केस कह दिए। ये केस है क्या? पर्टिनेंट बात है। ये है क्या केस? ये केस ये है कि अच्छा, अब इसमें जो सवाल होना चाहिए ना, हुँ, जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जिसके ऊपर ये साबित हुआ है कि ये कल्प्रिट है, उसका नाम नहीं लिया जाता। मलिक रियाज़ नहीं, फिर? नवाज़ शरीफ साहब, वो उनके कहते बेटे। वो कैसे? हाइड पार्क जो बेचा था उन्होंने? ये एनसीए केस है क्या? ये एनसीए केस ये है कि मलिक रियाज़ के बेटे ने नवाज़ शरीफ के वन हाइड पार्क के फ्लैट्स खरीदे। है?
9 अरब के फ्लैट्स 18 अरब में खरीदे। क्यों खरीदे? ये सवाल कोई नहीं पूछता। 2016 के अंदर खरीदे थे, ठीक है। क्यों खरीदे? डबल कीमत में क्या आपकी हुकूमत थी, आप हमारी हुकूमत नहीं थी हमारी, नहीं 18 में थी ना, 18 में थी, केस बना देते आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। मैं वही तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। ये वन हाइट केस ये है। बिल्कुल यही है, होना चाहिए। वजह सवाल है, ठीक है। ठीक है? सच वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो बर्तानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन की। सिर्फ उस बेसिस पे नहीं की, उसके दौरान उनको ये मालूम हुआ कि ये भी इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। असल में तो ट्रेस वही वाला पैसा हुआ ना, कहीं ना कहीं जो मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ज़मीनें जो थी, जो मलिक रियाज साहब ने, कहीं ट्रेस नहीं हुआ। उसी का नहीं, उसमें इन्वेस्टिगेट उसमें जो पैसे की बात है वो ये है कि ये जो पैसा है, ये उनको ये लगता था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, और फिर उन्होंने पाकिस्तान के जरिए उनको ये लगता था तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में वो क्लियर कर दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था एनसीए के अंदर, एक आप खुद चेक कर लीजिएगा, एनसीए के अंदर एक क्लॉज भी मौजूद है। केस ही बनाया गया, या केस के बारे में कहा यह जाता है कि ये जो पैसा है, तासुर ये है कि जो मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि कराची की ज़मीन थी, वो अगर किसी ने भी उनको फराहम कर दी वो ज़मीन इलीगली, और वहाँ पे उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई, कुछ चीज़ें कि वो पैसे बाहर भेजे उन्होंने, तो वो पैसा रियासत पाकिस्तान का हक था, वो रियासत पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। फिर उसके अंदर एक और उन्होंने हाइड पार्क की भी ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से उन्होंने ट्रेस कर ली। तो ये बिल्कुल बात बजा है आपकी, वो भी ट्रेस किया गया है। लेकिन इसमें नवाज शरीफ साहब और उनके बेटे का ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे जुड़ता है? इसी को मैं एक्सप्लेन करना रहा था। जी, कीजिए। मैं इसको ये एक्सप्लेन करने मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था वो यही कर रहा था कि बरतानिया के इदारे ने एक इन्वेस्टिगेशन की कि मलिक रियाज के बेटे ने 18 अरब रुपए के फ्लैट्स खरीदे ठीक है, और उनकी मार्केट वैल्यू 9 अरब है। ठीक है। 9 अरब के फ्लैट्स 18 18 अरब में खरीद ली। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की, पैसा कहाँ से आया? उनको उसमें ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग मिली, ना उसके अंदर उन्हें कोई इल्लीगैलिटी मिली। उन्होंने जो पैसा फ्रीज़ किया था, उसका अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास उसके 2 रास्ते थे। या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पैसे को वहाँ की अदालतों में चैलेंज करता, केसेस लड़ते और वहाँ से वो पैसा जो है वो पाकिस्तान लेकर आते, जिसके चांसेस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जब भी कोई केस किया बाहर हार जाते हो, हार जाते थे। ठीक है। तो अब ठीक है। एक ऑप्शन ये था कि आप जो है वो भारी पैसों से लॉयर्स करें और वहाँ जाके केस लड़ें, मुल्क का पैसा खजाने का वो उस पे ठीक है। बर्बाद करें। दूसरा ऑप्शन ये था, एनसीए ने पाकिस्तान से कहा कि ये पैसा हम उस सूरत में आपको भेजेंगे, हमारा जो मलिक रियाज के साथ एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट जो है ये आप डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। ये हमारा और मलिक हमारे क्लाइंट का मसला है। आपको हम पैसा वापस भेज ये देंगे। ये आपके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? ये मलिक रियाज इसमें लिखा हुआ है ये बात? जो उसमें लिखी हुई है ना, अच्छा, ये उसमें आप पूरा पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा। फिर जो है वो जो पैसा है, वो मलिक रियाज ने ये कहा कि पाकिस्तान जो है, जो उन्होंने एनसीए यानी उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान को जो भेजने का जो किया कि जो मलिक रियाज के पैसे जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देने हैं, ये उस मद में जो है आप रिपेट्रिएट करिए पैसे वापस। ये चीज़ नहीं है सर। ठीक है? वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब आपके पास, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप मुल्क के ख़जाने का पैसा लगाकर बाहर केस करें और आपको कोई चांस नहीं है कि वो पैसा आप रिकवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि मुल्की ख़जाने में फ़ंड्स नहीं है, यानी आपके जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं, आप 2019 का उठा के देख लें, क्या कोविड में क्या हालात थे। आपके पास 190 मिलियन फ़ौज पाकिस्तान आएगा तो आपकी जो रिज़र्व्स हैं वो स्टेबलाइज़ होंगे। ओके। मुल्की मफाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ने ये फ़ैसला किया कि ये पैसे आप बेशक सुप्रीम कोर्ट के फंड में डाल दें, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व्स आ चले वो तो वहाँ केस नहीं बस, वहाँ तो केस है, वहाँ नहीं सुन लीजिए आप, वहाँ नहीं मैं आता हूँ ना आपकी तरफ, वहाँ तो केस नहीं बन सकता था, वहाँ तो पैसे नहीं थे, छापने का हुकूमत के पास नहीं थे। एक आदमी पकड़ा गया, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पकड़ी, वो मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पकड़ी जाती हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर वो करती तो यही तो मैं आपसे तो आप ये कहते हैं मलिक रियाज का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं था? एनसीए की इन्वेस्टिगेशन में मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुआ। उन्होंने उनके पासपोर्ट था या नहीं था, पासपोर्ट को कन्फिस्केट कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। और यूके नहीं जा सकते वो, इसलिए दुबई में तो है वो तो यूके नहीं जा सकते। ये तो बाकायदा अरशद शरीफ साहब ने भी इस चीज़ को शेयर किया था, जो मरहूम सहाफ़ी हैं, वो तो सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है ना वो। उन्होंने कहा था कि मलिक रियाज साहब के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है और दूसरा फौजदारी मुकदमा बना है और उनके पासपोर्ट्स उनकी जो है कॉन्फिस्केट किए गए। तो ये तो फिर रियासत की जिम्मेदारी थी कि उन पर ये केस पाकिस्तान में बनाया जाता ना। अगर उनके साथ उनके पासपोर्ट्स कॉन्फिस्केट होते, अगर
उनके ऊपर वहाँ कोई फौजदारी मुकदमा बनता तो एनसीए कोई अग्रीमेंट तो नहीं करता ना मलिक रियाज के साथ। यही भी एक ऑब्जेक्शनल बात है कि उन्होंने मलिक रियाज से एग्रीमेंट किया है, रियासत पाकिस्तान से उन्होंने एग्रीमेंट किया। ये भी तो एक ऑब्जेक्शन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। एनसीए का जो अग्रीमेंट था वो एनसीए और मलिक रियाज के साथ था, नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक अक्यूज जिसकी और एनसीए ने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि ये जो अग्रीमेंट है हमारा, ये आप डिस्क्लोज नहीं कर सर, ये आपको शायद लगता है, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्वेस्टिगेशन है, मैंने जो पढ़ा है, एक तो एक इंडिविजुअल हैसियत में एक रियासत मलिक रियाज यूके के लिए कोई इतनी बड़ी शख्सियत तो नहीं है कि उनके साथ एग्रीमेंट किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एग्रीमेंट किया जाएगा ना। और फिर इनके पासपोर्ट कॉन्फिस्केट का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ रॉन्ग डूइंग्स देखी है उसके अंदर। और जब रॉन्ग डूइंग्स उन्होंने सकते। देखी, ये मैं पासपोर्ट पॉइंट से मेरा ये है, ये आपने सारी बात वहां तक की ठीक कही होगी। पाकिस्तान में ही अगर ये आप जैसे कह रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, तो फिर ये मुकदमा पाकिस्तान के अंदर भी तो बन सकता था। मैंने तो वो चीज़ उनको नज़रअंदाज किया गया, वो पैसा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडजस्ट कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज पे मुकदमा बना था, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर कर दिया था। अब उन पे आप दूसरा कौन सा मुकदमा बनाने? सुप्रीम कोर्ट में उनको आपका कहना ये है कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का पैसा उन्होंने बाहर भेजा, उस पे जो है उगे, जो कि एनसीए की एग्रीमेंट में मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुआ। आप इसको चेक कीजिएगा सर, मैं भी चेक करूँगा, मैं आप फिर इसमें कर लेंगे पॉइंट क्या गलत कह रहा हूँ? माफी मांग। ठीक है, माफ़ी माँगने की बात नहीं है, इसमें कहने की रिकॉल दूसरा ऐसे मलिक रियाज का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो केस मौजूद था, उनके ऑलरेडी वो जो प्रोसीडिंग्स थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही थी, तो इसके ऊपर दूसरा आप क्या केस बना दो? वो केस एक अलग नौइयत का था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस बनाया गया क्योंकि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर अब चीज़ें कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं, वहाँ पे सारे मामला शुरू हो चुके हैं, तो उसको रिवर्ट करना, उसको ख़त्म करना एक तरह से ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट ने, दिस इज़ माय ओपिनियन, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत मलिक रियाज साहब को इतनी सख्त सज़ा नहीं दी और फिर उनके खिलाफ उन्होंने शायद ये बात कर दी कि आप जो हैं इसके बदले फ़ाइन्स भर दीजिए। क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे आपको याद होगा इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत मशहूर होटल था जिनको जो सीडीए ने जो एनओसी जो दिया हुआ था, वो दिया हुआ था उन्होंने कमर्शियल पर्पस के लिए, उन्होंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सात चीज़ें से बिल्डिंग गिरने नहीं दी उन्होंने। लेकिन दसला टावर्स के अंदर भी इसी तरह का केस था वहाँ की। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजमेंट्स में इस तरह की बात का सवाल सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए था, वो उस वक्त एक इंडिपेंडेंट इदारा था। हाँ, किस वक्त इंडिपेंडेंस था? हमारी गवर्नमेंट में, आज तो नहीं है, अच्छा, उस वक्त तो एक बहरहाल दिस इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग मैं एक कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार नहीं कर, आपके लीडर पे भाई बात आ रही है ना सर। आखिरी बात ये है, मैं आप इस नुक्ते पे आना चाहता हूँ। आप ये कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था, आप ये कह रहे हैं कि मैं मुझे नहीं पता कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था, लेकिन एनसीए की एग्रीमेंट में ये साबित हुआ। अच्छा, एनसीए के में मेरे ख्याल से एनसीए के एग्रीमेंट में साबित हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पासपोर्ट उनका कॉन्फिस्केट नहीं होता। अगर एनसीए के एग्रीमेंट में साबित होता ना मनी लॉन्ड्रिंग का, ये जेल जाता। उसके अंदर एक क्लॉज ये मौजूद है कि अगर आप के पैसा, अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, उसको दोबारा तो आप जो है उसको प्लीड गिल्टी करके आप अपने आप को बचत कर सकते हो। आप उस मुल्क में आपकी एंट्री जो है उस पे पाबंदी लग सकती है। बहरहाल दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डेलिकेट मैटर। आखिरी सवाल आपसे, बहुत लंबा हमारा पॉडकास्ट हो गया है, आपसे बहुत ही हमने गुफ्तगू की, कहीं ना कहीं इख्तलाफ भी किया आपसे। ये जो द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है, मैं पर्सनली इसको घटिया रिपोर्ट समझता हूँ। और मैं क्योंकि एज़ अ सहाफ़ी मेरा ये काम नहीं है, पता नहीं ये साहिबा कौन है, बुशरा तस्कीन साहिबा, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उन्होंने वही पुराने रटे-रटाए इल्ज़ामात जो बुशरा बीबी पे लगाए जाते हैं, किसी भी खातून के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करना नामुनासिब है। लेकिन एक बात तो हो सकती है ना, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, वो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा का बहुत इन्फ्लुएंस रहा था पहली गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के मामलात के अंदर। इमरान खान साहब को इन्फ्लुएंस करती थी, किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। ओन चौधरी साहब की कुछ एग्ज़ाम्पल है, जैसे ओन चौधरी साहब, उनके बारे में था कि चौधरी जब से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने थे, वो इमरान खान के ऑफिस के अंदर भी नहीं जा सकते। तो इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि बुशरा बीबी ने उनको शायद कह दिया था इनसे ना मिली, क्योंकि उससे पहले तो वो मिलते थे। और उनकी जो है जब उन्होंने हल्फ उठाया उसमें भी नहीं आए थे। तो शायद बुशरा बीबी, कहने का मेरा मतलब ये है, गवर्नमेंट के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस था या नहीं था, या आप लोगों को इस बारे में कुछ इल्म है? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब एक इंतहाई इंडिपेंडेंट आदमी है, वो उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। उनकी मिसेस भी नहीं कर सकती। उनके जो फैसले होते हैं, उनमें उनकी फैमिली का कोई अमल दखल नहीं होता। वो उनके अपने पॉलिटिकल रीजंस पे होते हैं, वो उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के ऊपर उनके फैसले होते हैं। उसमें ना उनकी अहलिया का कोई किरदार होता है, ना उनकी बहनों का कोई किरदार होता है, ना उनके भांजों का कोई किरदार होता है, और ना वो अपने किसी रिश्तेदार की बात सुनते हैं। इमरान खान को जो लोग जानते हैं, वो अपने जो उनके सबसे, जिनकी वजह से वो क्रिकेट में आए थे,
उन्हीं को जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उन्होंने टिकट से निकाल दिए। इमरान खान को कोई जानता है तो मियाँ वाली के हलके से उन्होंने अपनी बहनोई को टिकट नहीं दिया, लेकिन अपने सबसे बड़े जो मुखालिफ थे उसके बेटे को टिकट दे दिया। जो इमरान खान को जानता है वो ये समझता है कि इमरान खान जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होते। अब अगेन ये बाजवा साहब की घड़ी हुई कहानियाँ थीं, क्योंकि इमरान खान साहब उनकी बात नहीं मान रहे थे कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर अलीम खान को लगाया जाए और बुज़दार साहब को हटाया जाए। तो फिर बुज़दार साहब को नथी कर दिया गया कि बुशरा बीबी साहिबा के कहने पर लगाया गया, फिर उनके साथ किसी खातून का नाम जोड़ा जाता था। ये नहीं बताया जाता था कि अलीम खान को बाजवा क्यों लगाना चाहता मैं, क्योंकि साबिर भुट्टो के ज़रिए वो सारी ज़मीनों पे जो है ना एनओसीज़ लेना चाहते थे। लेकिन मैं ये सवाल आपके सामने छोड़ के जाता हूँ, आज जो फ़ैसले मुल्क के हो रहे हैं, वो किसकी बीवी के कहने पे हो रहे हैं? अच्छा, किसकी एहलिया के कहने पे मोहसिन नकवी को पहले वज़ीर-ए-आला लगाया गया और फिर वज़ीर दाखिला लगाया गया, वो किसका रिश्तेदार है? ये तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, इल्ज़ाम लगा रिश्तेदार है, अब रिश्तेदार है। बीवी के कहने पे कैसे मतलब क्या मत भाई किसी के भाई को या किसी के रिश्तेदार को आप सबसे इम्पोर्टेंट ओहदे पे लगाते हैं, ये नहीं है नेपोटिज़्म, इसको आप नहीं जोड़ सकते। जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसके कोई रीज़न्स नहीं है, उसको आप कह रहे हैं कि इमरान खान उनकी एहलिया उनके फ़ैसलों को जो है वो इम्पैक्ट करती थी। लेकिन आज जो रिश्तेदार बैठा हुआ है सबसे अहम ओहदों पे, उसका सवाल नहीं करता कोई। मुझे ये बताएँ फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक छोटे से मुलाज़िम को उठा के फेडरल बोर्ड ऑफ सर्विस में ऊपर लगाया गया, वो किसका रिश्तेदार था? कैसे लगाया गया वो? तो जहाँ जहाँ सवाल बनते हैं, उन सवाल मैं फिर वही अगेन ये गॉबल्स वाला वही प्रोपेगेंडा, जो काम खुद गलत करते हैं, दूसरों पे लगा दो। यानी अलीम खान को इमरान खान वज़ीर आला नहीं लगा रहा, आपका साबिर मिट्टू दर-दर फिर रहा है। उसकी ज़मीनों के कारोबार जो है ना वो वज़ीर आला से जुड़े हुए थे, उसको लगाना था, वो नहीं लगा रहा, हलीम खान तो पे इमरान खान पे अटैक कर रहा है। हलीम खान के तो तारीफ़ी कलामात भी तो इमरान खान साहब ने अदा किए थे एक ज़माने में। वो इमरान खान साहब जब उनके ये बिज़नेस वेंचर्स की तारीफ़ें जब उनके बिज़नेस वेंचर्स के ऊपर इमरान खान साहब करते थे, उस वक़्त इमरान खान साहब ना हुकूमत में थे और ना इमरान खान साहब के सामने उनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ें आई थी। आप बंदे के किरदार को उस वक़्त जाँचते हैं, जब उनके सामने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ आए और उस पे आँखें बंद करें या एक्शन लें। जहांगीर तरीन साहब हमेशा से इमरान खान साहब के साथ चलते रहे, लेकिन शुगर रिपोर्ट में जब उनका नाम आया, उनको अलहदा कर लिया। आप ये क्रेडिट इमरान खान को दें कि ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब सिटिंग मिनिस्टर थे केपी के, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो उनको अलहदा कर दिया। अलीम खान पे इल्ज़ाम लगे तो उनको अलहदा कर दिया। केपी में 20 एमपीएस को पार्टी से निकाल दिया जब उन पे इल्ज़ाम लगा के इन्होंने वोट बेचा है। तो ये तो आप क्रेडिट दें ना इमरान खान को। कोई ऐसी जमात अपनी पार्टी के अंदर इस तरह की किसी इंक्वायरी पे वो करती है, स्टैंड लेती है। तो बात कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब को जो जानते हैं, ही इज़ एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग, वो बहुत ही खुददार और खुद मुख्तार किस्म के इंसान। जो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके किरदार को आप देखें, वो ज़रूर अपनी एहलिया से जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। चलें इंटरेस्टिंग नोट पे इस पॉडकास्ट का खात्मा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली अहमद साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू रही बहुत से हवालों से। बहुत कुछ हमने इनकी सियासी शख्सियतें और सियासी सफ़र के हवाले से फिर मुल्क की सियासत पे गुफ्तगू की, कहीं इख्तलाफ भी किया, कहीं इत्तेफाक भी किया। ये जो 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से जो हमारा डिसएग्रीमेंट हुआ है, ये आप चेक कर लीजिए ऑनलाइन जाके। इस वजह से नहीं, एक दूसरे को अंडरमाइन करने के लिए कहीं न कहीं रिकॉल करते हुए कोई चीज़ किसी से भी भूल-चूक उसकी हो सकती है। लेकिन बहरहाल इनसे गुफ्तगू करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स हैं, उस नैरेटिव्स पर भी आप बिल्कुल और बहुत सी इनकी बातें जो हैं, अगर आप उसके असेसमेंट करें कहीं न कहीं लॉजिकल हैं। तो इस बहरहाल इस हवाले से हमने आज पॉडकास्ट किया। अली रहमान साहब के साथ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं और साबिक सूबाई मेंबर सेंट्रल असेंबली थे। इसी तरह के और मज़ीद पॉडकास्ट हम सियासी शख्सियत के साथ लेके आएँगे। तज़मीन जावेद को अदील अहमद साहब के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत खैर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।